नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां राहुल रिछारिया को किया गया विधायक प्रत्याशी घोषित, कहां लगी भीषण आग, और साथ ही साथ जानेंगे कि किस अस्पताल में साफ सफाई को लेकर हो रही है लापरवाही। इन खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा, तो चलिए शुरू करते हैं यह खबरों का सिलसिला। अंबा कांग्रेस सेवादल अध्यक्ष सुधीर मावई और ब्लॉक कांग्रेस सेवादल अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद सकवार के नेतृत्व में अंबा विधानसभा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर नगरपालिका चौराहा रामप्रसाद बिस्मिल की प्रतिमा के सामने से 3 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू करके खजुरी खदरा में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने जाके समाप्त की। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे, जिन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाई। मुरैना से सीनू संवाददाता रामकृष्ण सिंह की रिपोर्ट। मुंबई का सरकारी साइन अस्पताल के ओपीडी में इस्तेमाल किए जाने वाले बाथरूम का हाल देखिए। खून में लथपथ पड़ी पट्टियां और सिर्फ गंदगी और लापरवाही देखी जा सकती है। पूरी तरह से अस्पताल प्रशासन अनदेखा कर रहा, यहां गंदगी को बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि कुछ ही दूरी पर कांग्रेस पार्टी की मंत्री वर्षा गायकवाड़ का निवास स्थान है, फिर भी अस्पताल के बाथरूम की दुर्दशा है। मुंबई से सीनू संवाददाता मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर आज समाजवादी पार्टी के मऊ रानीपुर से प्रत्याशी तिलक चंद अहिरवार के चुनाव कार्यालय का पूर्व सांसद चंद्रपाल सिंह यादव द्वारा उद्घाटन किया गया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि जनता अपना मन बना चुकी है और 2022 के चुनाव में परिवर्तन तय है। सत्ता में आने के बाद सबसे पहले 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने के साथ समाजवादी पार्टी युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का काम करेगी। 224 मऊ रानीपुर विधानसभा के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन आज माननीय चंद्रपाल यादव जी, जो हमारे बुंदेलखंड के सर्वमान्य नेता हैं, उनके नेतृत्व में आज कार्यालय का उद्घाटन हमने कर दिया है। इसी संदर्भ में हमारी एक बैठक विजय गार्डन में भी हुई है, जिसमें उस बैठक के मुख्य अतिथि डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव जी, उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, कार्यकर्ताओं को चुनाव में लगने का आह्वान किया और हर कीमत पर विधानसभा मऊ रानीपुर की सीट को जिताकर माननीय अखिलेश यादव जी के हाथ को मजबूत करके आने वाले जो 10 तारीख के बाद परिणाम आए वो समाजवादी पार्टी के फेवर में रहें और माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, ये आह्वान किया। तो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सम्माननीय महेश कश्यप जी के द्वारा हुई है। उन्होंने भी अपने एक कार्यकर्ताओं को जी जान से जुटने का आह्वान किया कि हर कीमत पर, क्योंकि पूरे प्रदेश के माहौल के साथ साथ मऊ रानीपुर का भी माहौल समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। मऊ रानीपुर की जनता मन बना चुकी है। कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा है, चाहे वो छात्र हो, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे व्यापारी हो, कोई ऐसा वर्ग नहीं बचा है। सारे लोग मिलकर जो है आज समाजवादी पार्टी की सीट निकालने जा रहे हैं, क्योंकि पूरे प्रदेश की जनता और विशेषकर मऊ रानीपुर की जनता भी जान चुकी है कि प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 5 सालों से चल रही है तो हर वर्ग परेशान है, आम आदमी परेशान है, किसानों ने खाद के चक्कर में आत्महत्या की है। तो इसलिए आज जो पूरे प्रदेश की जनता माननीय अखिलेश यादव जी ने तो 2012 से लेकर 2017 तक जो काम किए, जो विकास के साथ साथ जो जन नीतियाँ बनाई, जैसे समाजवादी पेंशन 55 लाख हमारी महिलाओं को, बूढ़ी माओं को 500 रुपये देने का काम किया। और आज अध्यक्ष जी ने आह्वान किया माननीय अखिलेश यादव जी ने कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही उनको 1500 रुपये महीना करके 18,000 रुपये साल का उनका इंतजाम करेंगे। उनके बेटे की शक्ल में माननीय अखिलेश यादव जी आज मैदान में आ गए हैं, तो उनका बेटा अगर उन्हें नहीं भी करेगा तो 1500 रुपये महीने का इंतजाम माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे। इसी तरह से 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। 34 लाख जगह उत्तर प्रदेश में खाली है। लगभग 34 लाख जगह खाली होने के बाद भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 13 बार छात्रों के साथ भी माननीय अखिलेश यादव जी खड़े नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जैसी सरकार बनेगी तो विशेष अभियान चलाकर 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने का काम करेंगे। इसके साथ ही साथ जो हमारी बच्चियां हैं, उन बच्चियों को कन्या विद्या धन के रूप में जो पहले मिलती घोषणाएँ की हैं वो ये हैं कि 300 यूनिट बिजली आम आदमी, गरीब आदमी जो 300 से ज़्यादा बिजली। नेताजी, किस तरह का कार्यक्रम है और क्या उद्देश्य पूरे कार्यक्रम का? आज मऊ रानीपुर विधानसभा क्षेत्र से जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं श्री तिलक चंद अहिरवार जी, उनके चुनाव कार्यालय का आज उद्घाटन है और उसी में कार्यकर्ताओं की बैठक है।
क्योंकि कार्यकर्ताओं में बहुत ज़बरदस्त उत्साह है। हम जहाँ से शुरू हुआ विधानसभा क्षेत्र वहाँ से देखते चले आ रहे हैं, लोग सड़कों पे हैं, लोग उत्साहित हैं और लोगों में ये पूरी तरीके से लोगों ने मन बना लिया है कि आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी को जिताएंगे, माननीय अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। लोगों को अखिलेश यादव जी की सरकार दिखाई दे रही है क्योंकि सन 12 से लेकर 17 तक जो विकास के कार्य हुए, जो जनता को, गरीब लोगों को सुविधाएं मिली, जो सहूलियतें मिली, उनकी तुलना में 17 से 22 तक की सरकार ने उन सभी सहूलियतों को जहां एक तरफ बंद कर दिया, विकास के काम रुक गए, झूठे वादे किए, एक भी वादा पूरा नहीं किया। तो लोगों के मन में ये है कि ये झूठी सरकार है, इस सरकार को हटाना है और समाजवादी सरकार लाना है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तिलकचंद अहिरवार जी हैं, हम उनके समर्थन में उनको जिताने की अपील करने के लिए लोगों के बीच में आए हैं और आज हम लोगों से बात भी करेंगे और लोग बहुत उत्साहित हैं और मैं समझता हूं कि इस चुनाव में तिलकचंद अहिरवार जी भारी मतों से मऊरानीपुर से विजयी होंगे। पिछले चुनाव में जो हार हुई थी उसमें ये कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ समाजवादी पार्टी के विकास पे भारी पड़े। इस बार उन्होंने झूठ बोला, ये कितना साबित करने में सफल हो पाएंगे? नहीं, वो तो जनता ने एहसास किया है, हमें बताने की जरूरत नहीं है, जनता खुद एहसास कर रही है। माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री होते हैं तो किसानों को ओले पड़ने पे उनको पैसा मिलता है, सूखा पड़ने पे पैसा मिलता है, खाने के लिए नहीं है तो खाने के सारा सामान मिलता है। दूसरी तरफ आज लोग भूखों से मर रहे हैं जिनके खाने के लिए भी नहीं है। आज ओले पड़ गए यहाँ किसानों को, इसी क्षेत्र में एक पैसे का किसी को सहूलियत नहीं दी गई। समाजवादी पेंशन थी, बंद कर दी गई। नौजवानों को लैपटॉप मिल रहे थे, बंद कर दिए गए। सारी चीज़ें तो लोग खुद ये महसूस कर रहे हैं कि वो सरकार कितनी बेहतर थी, जो लोगों को सुविधाएं प्रदान कर रही थी, विकास के काम हो रहे थे। यहाँ जो फ्लाईओवर सामने बना हुआ है वो माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। यहाँ की सड़कें बनी हुई हैं वो अखिलेश यादव जी की देन है। जो पुल बना है नदी में माननीय मुलायम सिंह यादव जी की देन है। यहाँ पावर हाउस बना है माननीय मुलायम सिंह यादव जी की देन है। तो यहाँ जितने भी विकास के कार्य हुए हैं, एक काम 17 से लेकर 22 तक एक काम। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज। झांसी सदर विधानसभा सीट से राहुल रिछारिया को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। राहुल रिछारिया को प्रत्याशी घोषित करने के बाद शहर कांग्रेस कमेटी कार्यालय में पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। वहीं कांग्रेस से टिकट मिलने के बाद राहुल रिछारिया ने कहा कि पार्टी ने उन पर जो भरोसा जताया है उसके लिए वह जनता के बीच जाकर जनता की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। योजनाओं पे विकास हुआ है, उन विकास कार्यों को गिनाते हुए जनता के लिए चाहिए। आप वही कमियां गिना रहे हैं। क्या लगता है आपको पिछले 10 सालों में यहाँ के जो सदर विधायक हैं वो बीजेपी के हैं, महापौर बीजेपी के हैं, सांसद बीजेपी के हैं, क्या 3 सालों में 5 सालों में कमियां रही जिनको अहम मुद्दा बना के जनता के बीच जाएंगे? देखिए, जो आप वर्तमान हमारे विधायक भाई की बात कर रहे हैं, कोविड-19 में सबसे ज़्यादा फेलियर अगर कहीं रहा उत्तर प्रदेश में तो झांसी में रहा है। वो तो भला हो हमारी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का। और पिछली बार आदरणीय झांसी की जनता ने प्रदीप भाई को आशीर्वाद दिया था तो इन्होंने वहाँ पे बेड बढ़वा दिए थे। तो कोविड-19 में वही चीज़ें कार्यरत हुई हैं, वही चीज़ें काम में आई हैं जो हमारे द्वारा स्थापित की गई हैं उस ज़माने में। तो कोविड-19 में सबसे ज़्यादा फेलियर इनका रहा और मैं आपसे कह तो रहा हूँ हर जगह ये फेलियर रहे हैं। और एक चीज़ बता दूं, लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि वर्तमान सरकारें अपनी काबिलियत पे, अपने विकास के मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो पूर्व की बातें कर रहे हैं कि नेहरू ने क्या किया था, ये क्या किया था। अरे आप चुनाव लड़िए ना, सरकार, जनता उनसे सवाल कर रही है। स्पष्ट मैं आपसे कर दूं कि अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। जनता की आवाज़ हम लोगों की बनने की आदत है, हमारे डीएनए में। हम 30 साल की प्लानिंग लेके चलते हैं। इसलिए आज झांसी में जो कुछ भी है, जितना भी रोजगार मिल रहा है, जो हमारे द्वारा किए हुए कार्य हैं उनके कारण है। अभी हाल ही में हम लोगों को फिर सत्ता में आया था, मंत्री जी आए थे, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लेकर आए, उसका उद्घाटन आप लोग कर रहे हैं। खुद भी तो कुछ लेकर आइए, बस मेरा निवेदन है। देखिए, मैं आपको स्पष्ट एक बात कर दूँ, जिस तरीके से आदरणीय प्रियंका जी ने, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने और हमारे बुंदेलखंड के शीर्ष नेतृत्व प्रदीप आदित्य जी ने जो मुझ पर विश्वास किया है, मैं जनता के बीच में जनता का आशीर्वाद लेने, जो वर्तमान परिस्थिति है इस झांसी की, जो दुर्भाग्य है इस झांसी का कि पिछले 10 वर्षों से यहाँ पर सिवाय समस्याओं की और कुछ भी नहीं है। कितनी बड़ी विडंबना है।
कि आज के आधुनिक भारत में जहां आप स्मार्ट सिटी को प्रचारित कर रहे हो, स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हो, गर्मियों में यहाँ पर पानी के लिए लोगों को हमने अपने बीच से खोया है। हमारे बीच से कई लोग हैं जो पानी के उस लाइन में कतार में लगकर आज हमारे बीच में नहीं है। मैं उनकी लड़ाई लड़ूंगा कि कम से कम पेयजल की समस्या सबसे पहले ख़त्म हो। आज जिस जगह मेरा ये शहर कांग्रेस कार्यालय है, यहाँ का व्यापारी दुखी है मल्टी लेवल पार्किंग के कारण। मेरी दूसरी प्रायोरिटी होगी कि झांसी के अंदर जितने भी व्यापारी हैं, जहाँ जहाँ भी हमारे बाजार लगते हैं, वहाँ पे मल्टी लेवल पार्किंग हो। जो आज के युग में स्मार्ट सिटी में आप देखिए 9 नंबर पुलिया में, हसारी में, ग्वालियर रोड पर लंबा जाम लगता है रेलवे क्रॉसिंग के कारण। उसके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। और जो हमारा युवा यूथ पढ़कर जो आगे बढ़ रहा है, उसका पलायन रोकने के लिए, मजदूर लोगों का पलायन रोकने के लिए यहाँ पर ही, क्योंकि बुंदेलखंड में जितना टैलेंट है उतना कहीं नहीं है, झांसी में जितना टैलेंट, यहाँ पर उनके लिए ऐसे रोजगारों की व्यवस्था करानी है मुझे, ताकि उनका पलायन रुके। और हमारी जो पहचान है रानी झांसी, जिसके नाम के साथ इन्होंने झांसी को रानी से और रानी को झांसी से अलग किया, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, उससे वापस लेके आएंगे। और जिस पहचान से हम लोग पूरे भारत में, पूरे संसार में जाने जाते हैं, टूरिज़्म को सबसे ज़्यादा यहाँ पे बढ़ावा देना है, क्योंकि टूरिज़्म एक ऐसा माध्यम है जिसमें युवाओं को रोज़गार मिलेगा। और यहाँ कई ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि बुंदेलखंड में हर घर भर टैलेंट है, उस टैलेंट के लिए छोटे छोटे से उद्योगों की स्थापना करना, ताकि खुशहाली आए। और मैंने देखा 424 पोलिंग बूथ हैं। आज इस विधानसभा में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे बिजली के खंभे नहीं है, बिजली नहीं है। ये क्या मजाक बना के रखा है। सीवर लाइन चौक पड़ी हुई है। गंदगी के लिए आज के ज़माने में जब आप स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हो, धरना प्रदर्शन हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, इसको प्रमुखता से लेते हुए मैं इनकी लड़ाई लड़ूंगा। राहुल जी, वहीं भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम जनता के हितों के साथ कांग्रेस पार्टी झांसी में विधानसभा चुनाव लड़। झांसी बुंदेलखंड की हृदय स्थली है और बीते 32 सालों में जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूरे प्रदेश का विनाश किया है, उसमें बहुत सारे दाग झांसी ने भी सहे हैं। ऐसे ऐसे धब्बे यहाँ पे चलती हुई सूती मिल जो कांग्रेस के कार्यकाल में डॉक्टर गोविंद दास रिछारिया ने स्थापित कराई थी और भाजपा, बसपा और सपा की सरकार ने उसको बंद करा दिया। हमने अपने कार्यकाल में जो मंडियां बनवाई थी, उन मंडियों में तीनों सरकारों ने कोई नियुक्ति नहीं की। जो झांसी के अंदर उद्योग धंधे थे, वो केवल 7% आज जीवित हैं। झांसी में बनने वाली रानीपुर टेरिकॉट, पान का उद्योग, खादी उद्योग और जो विश्व स्तरीय झांसी की पहचान थी झांसी स्टेशन, उसको भी इन्होंने छीन लिया, जिसको जीते जी अंग्रेज नहीं छीन पाए। भारतीय जनता पार्टी ने गोरे अंग्रेजों की जगह काले अंग्रेजों जैसा काम किया और झांसी का नाम छीन लिया। ये हमारी पहचान छीनना चाहते हैं, ये हमारा सब कुछ छीनना चाहते हैं, लेकिन हम लोग इनसे मुकाबला करेंगे। जनता जानती है कि झांसी के अंदर किस तरह से विनाश हुआ है बीते समय में। पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी ने, आज भी झांसी के अंदर लकड़ी के बांसों पर ताल लटक रहे हैं। पीने के पानी के लिए 4-4 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। मेडिकल कॉलेज में सिर्फ महिला रेजिमेंट बनाकर लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को भगाया था। हम उसी तरह पूरे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में महिलाओं को 40% लाकर उनको मुख्य धारा में जोड़ेंगे। और ख़ास तौर से झांसी की जो पहचान है, हमारा सबसे पहला काम होगा कि जैसे ही हम लोग विधानसभा जीतेंगे, हम एक जंगी आंदोलन करेंगे और जो झांसी का नाम इन्होंने छीना है, वीरांगना लक्ष्मीबाई के साथ झांसी का नाम हम जुड़वाएंगे। जो निश्चित रूप से प्रियंका जी ने एक संकल्प लिया था, एक प्रतिज्ञा ली थी कि हमें 40% महिलाओं को विधानसभा में टिकट देना है। तो एक सूची कोई एक जिले की या 2 जिले की नहीं निकलती हैं, और उस पर हम लोगों ने सबसे पहले अनेक जगह के टिकट आवंटित किए थे। और झांसी के अंदर भी उनका आकलन चल रहा था कि किस तरह से कौन सा प्रत्याशी सबसे मजबूत होगा। तो जब वो इस पर 100% सारे सर्वे के आधार पर पहुँचे, उन्होंने झांसी का टिकट किया। लेकिन हम लोग लगातार जितने कांग्रेस के लोग हैं
अपने आप को प्रत्याशी मानकर पहले से ही कार्य कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज। मामला सुपौल जिले के मलहनी पंचायत के वार्ड नंबर 6 सोनक गांव का है, जहां देर रात अचानक आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते तीनों घर के अपने आगोश में ले लिया। वहीं पीड़ित परिवार ने बताया कि रात के करीब 12 बजे बिजली का शॉर्ट सर्किट से घर में आग लग गई, जिसमें 2 गायें, 5 बकरी, घर में रखे अनाज सहित लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। बिजली से आग केना बुताल गेले रह कोयले फायर ब्रिगेड के गाड़ी और बुतबे लग के अपने बुतल की नाम भेल तो हमर ना सदी घर आइए नंबर कौन पंचायत पड़े छै? मल्ली पंचायत मल्ली। चक्कर में 11 बजे रात को आग लग गया घर में। हम लोग सोए हुए थे बिजली के चक्कर में। बिजली से आग लगी है? हाँ जी सर। कितना का क्षति हुआ? क्या सब जला है? 4-5 तो बकरी खस्सी जल गया, 2 माल जल गया। कितना का नुकसान हुआ अभी तक? 4 लाख रुपए का हुआ नुकसान। थाना का आवेदन दिए अभी तक? अभी तक तो नहीं दिए थाना का आवेदन। अच्छा, क्यों नहीं दिए थाना का आवेदन? हम सोचे चलो सबसे बात उत कर लेंगे तब जाके हम देंगे आवेदन। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद कुद्दूस, घर सोनक 6 नंबर वार्ड। सुपौल से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। खबर दतिया जिले के थाना थरेट से है, जहां एक महिला द्वारा 3 लोगों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामले पर प्रकाश डालते हुए एसडीओपी उपेंद्र दीक्षित ने बताया कि प्रार्थिया महिला द्वारा राम हजूर, पंचम कडेरे एवं ब्रजमोहन नामक युवक पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है। उक्त घटना को लेकर एसडीओपी उपेंद्र दीक्षित द्वारा भी घटनास्थल का मुआयना किया गया है। श्रीमान जी, जो सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज हुआ है उस पर क्या कार्रवाई रही है? थाना थरेट पर एक महिला के द्वारा 3 व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध पंजीकृत कराया है, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि राम हजूर, ब्रजमोहन, पंचम कड़ेगा, इनके द्वारा उसको बैला फुसलाकर एक कोठी है जो चीना के पास में, उसमें बलात्कार किया है। उसकी रिपोर्ट पर से धारा 376 2G के तहत अपराध पंजीकृत किया गया है। फरार आरोपियों पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय की ओर से गिरफ्तारी हेतु इनाम उद्घोषित की गई। थाना प्रभारी उसको अगले गिरफ्तार कर लेंगे। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? नहीं, तीनों ही एब्सकॉन्ड हैं। तीनों की पतारसी के प्रयास जारी हैं। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। क्षेत्राधिकारी अभिषेक श्रीवास्तव के निर्देशन में चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान कासगंज से आगरा जा रही रोडवेज बस में सवार व्यक्ति के पास से 16 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई है। बड़ी नकदी मिलने की खबर उप जिलाधिकारी टोनला भी मौके पर पहुंच गए और उनके द्वारा पूछताछ की जा रही है। अब देखना यह है कि इतनी बड़ी नकदी कहीं चुनाव को प्रभावित करने के लिए तो लेकर नहीं जाई जा रही थी। क्षेत्राधिकारी अभिषेक श्रीवास्तव ने इनकम टैक्स की टीम को बुलाकर नकदी को उनके सुपुर्द कर दिया है, जिसे कोषागार में जमा करा दिया गया है। ये कैश जो है आप कहां से कहां ले जा रहे थे? ये सर मेरा जटी का काम है, तो मैं राजस्थान में रहता हूँ, रहने वाला यूपी का हूँ, बरेली का। तो मुझे कल दुकानदार ने चेक दिया था, मैं उससे मैंने कैश निकाला था। मुझे अपने कारीगर देने था, मेरे तब एक्सपायर हो गए, तो मैं अचानक जा रहा हूँ तो पैसा लेके, ताकि मेरा बरेली में काम करने वाले कारीगर उनको देना है। कितना कैश है ये? करीब 3.5 लाख रुपये। तो आज ये कहाँ पकड़ा गया है? ये सर तो मुझे पता नहीं किस जगह है ये तो मैं बरेली जा रहा हूँ जैसे जयपुर से। तो इसका आपके पास कोई साक्ष्य भी नहीं है? हाँ सर, मेरे पास मैं बैंक से निकाल के लेके आया हूँ। ये दुकानदार ने चेक दिया था, मैं बैंक से लेके आया हूँ। फिरोजाबाद से कैमरा पर्सन मोहम्मद जाहिर के साथ फरमान बबरू की रिपोर्ट। सागर जीआरपी थाना को मादक पदार्थ गांजा में कामयाबी मिली है। तस्करी में लिप्त आरोपी रेल पुलिस सागर की गिरफ्त में है, जिसके पास से 28 किलोग्राम गांजा, जिसकी कीमत 2,80,000 रुपए बताई जा रही है, जब्त किया है। जीआरपी टीम के थाना प्रभारी हरवार साहब और हमारे जो दमोह चौकी प्रभारी हैं मूलचंद जी, इनके द्वारा पहले भी हमारी टीम जो है, इनके द्वारा एक 1.5-2 माह पहले भी गांजे की कार्रवाई की थी और इसके पहले भी लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने पूर्व में भी इन लोगों को 10,000 रुपये का इनाम दिया था और अभी भी इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा।
सर जैसे कि सुनने में आ रहा है आरोपी 3 लोग बताए जा रहे हैं सूत्रों से, जैसे कि आप बता रहे हैं एक ही आरोपी गिरफ्तार करा गया है, तो अन्य 2 आरोपी 3 हैं या 4 हैं या 2 हैं, इसके संबंध में भी हम तस्दीकी करेंगे, क्योंकि हम आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश करके उसमें पुलिस रिमांड के लिए निवेदन करेंगे और पुलिस रिमांड लेंगे, और उसके बाद जितने भी आरोपी होंगे, ये कहाँ से लाया, इसके साथ कौन कौन था, ये सब उसकी जानकारी लेकर विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। सागर से सीनू संवाददाता चंद्रेश यादव की रिपोर्ट। सागर में कुशवाहा समाज संगठन की जिला समिति का गठन हुआ, जिसमें जिले भर से अधिक संख्या में कुशवाहा समाज में अपनी भागीदारी व्यक्त की। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए कार्यक्रम संपन्न हुआ। अधिक संख्या में कुशवाहा समाज ने संगठित रहने की बात कही। बैठक का कार्यक्रम कुशवाहा समाज के आराध्य लवकुश भगवान की पूजा अर्चना के साथ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि रहे अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री अधिवक्ता अर्जुन पटेल एवं विशिष्ट अतिथि रहे कंटोनमेंट बोर्ड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीरेंद्र पटेल। सागर से सीनू संवाददाता चंद्रेश की रिपोर्ट। संत कबीर नगर में धनघटा विधानसभा 314 भाजपा प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद गणेश चंद चौहान द्वारा आज अपने विधानसभा क्षेत्र में पहली बार क्षेत्र का भ्रमण किया गया। इस दौरान उन्होंने राम जानकी मार्ग पर स्थित सभी प्रमुख चौराहों पर क्षेत्रीय जनता एवं कार्यकर्ता गण द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। आई है तब से आपको बिजली की व्यवस्था और अन्य जगहों पर सीधे आपको सीधा केंद्र से और व्यवस्थाओं से सीधा जोड़ने का काम किया गया है। आपके खाते में सीधे पैसा जाता है, बिचौलियों को खत्म किया। इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी फिर पुनः चुनाव मैदान में है। प्रत्याशी को बदलने पे यहाँ क्या भारतीय जनता पार्टी निश्चित है, प्रत्याशी हमसे श्रेष्ठ रहे। प्रत्याशी को एक और विधानसभा व्यवस्थित करने का अवसर मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि हमारे प्रत्याशी ये सीनियर हैं, मंत्री रहे, इनको दूसरी विधानसभा। संत कबीर नगर से सीनू संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।